नमस्कार साथियों, स्वागत है संदीपनी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम फिर से सफलता सीरीज के अंतर्गत एक नया वीडियो लेके आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। और आज हम चर्चा करेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, पुष्पीय पादपों की शारीरिकी के बारे में। तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज हैं, और इनको आप बड़ी शिद्दत के साथ पूरा देखिए। आपकी सफलता में ये चार चांद लगा देंगे। इस तरीके के ये प्रश्न हैं। आप प्रश्न देखोगे तो आपको एहसास होगा कि स्टैंडर्ड वाले ये प्रश्न और इनके आंसर हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ। एपिडर्मल ऊतक तंत्र किस भाग की बाहरी परत बनाता है? तो यहां देखिए ऑप्शन है केवल जड़, केवल जड़, केवल तना, संपूर्ण प्राथमिक पौधे का शरीर, या फिर केवल पत्ती। तो बात किसकी हो रही है? देखिए यहां बात हो रही है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की। मतलब हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं ईटीएस की, है ना। ईटीएस मतलब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र। बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, इसकी चर्चा कर रहे हैं अपन, है ना। तो इसमें देखिए नाम से ही पता लग रहा है कि ये जो बाह्य त्वचा है तो ये संपूर्ण पादप पर पाई जाएगी, है ना। एपिडर्मिस तो संपूर्ण पादप पर होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संपूर्ण प्राथमिक पौधे के शरीर पर, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संपूर्ण प्राथमिक पौधे का शरीर। ये किससे बना होता है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम से बना होता है। ठीक है, वैसे भी ईटीएस के अंतर्गत अपन क्या क्या पढ़ते हैं? तो इसके अंदर एक तो हम एपिडर्मिस को ही पढ़ते हैं, एपिडर्मिस, है ना। और इसमें हम किसको पढ़ते हैं? तो इसमें हम स्टोमेटा को भी पढ़ते हैं, स्टोमेटा। और एपिडर्मल हेयर के बारे में भी पढ़ते हैं, एपिडर्मल हेयर के बारे में भी पढ़ते हैं। जैसे एपिडर्मल हेयर की बात करें तो जैसे स्टेम के अंदर जो पाए जाते हैं, मतलब तने पर जो पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं तनारोम, तनारोम, ट्राइकोम, है ना। इनको ट्राइकोम्स कहते हैं। और जो रूट पर मिलते हैं, जो जड़ पर मिलते हैं, उनको मूल रोम कहते हैं। मूल रोम मतलब रूट हेयर। आगे इन पर हम और चर्चा करेंगे कि ये रूट हेयर और ट्राइकोम्स यूनिसेल्युलर होते हैं, मल्टीसेल्युलर होते हैं, स्टोमेटा की स्ट्रक्चर क्या है, इनके बारे में हम आगे प्रश्न में चर्चा करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है ना, ये संपूर्ण पादप शरीर में को बनाता है ना। तो चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। क्यूटिकल इज एब्सेंट। क्यूटिकल पौधे के किस भाग में नहीं होती है? मतलब नहीं होती है। सामान्यतः ये जो क्यूटिकल है ये प्लांट के या ये पौधे के कौन से भाग में मिलती है? तो ये आउटर मोस्ट भाग में मिलती है। आउटर एरियल पार्ट, जो जमीन से ऊपर वाला जो प्लांट का भाग है ना, इनमें ये क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। और जमीन के अंदर वाले भाग में क्यूटिकल एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती, क्योंकि वह जरूरत ही नहीं है। क्योंकि ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस तो प्लांट का ऊपर वाला पार्ट करेगा, जमीन के अंदर वाला पार्ट ट्रांसपायरेशन में तो इन्वॉल्व रहता नहीं है। इसीलिए क्यूटिकल इसकी जड़ पर नहीं पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जड़ या रूट। तो रूट पर क्यूटिकल एब्सेंट होती है ना। क्यूटिकल एब्सेंट होती है कहां पर? जड़ पर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखेंगे। घासों में रक्षक कोशिका कैसी होती है? ये रक्षक कोशिका है ना, इसको गार्ड सेल कहते हैं, गार्ड सेल। अब गार्ड सेल जो होती है वो अपनी दो तरीके की है। एक तो इस तरीके से, ये गार्ड सेल है ना, और इनके बाहर की तरफ होती हैं सब्सिडरी कोशिकाएं। ठीक है, इस तरीके से। और ये जो गार्ड सेल है इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट होगा इसमें। और इनमें न्यूक्लियस भी होता है। तो मैंने यहां न्यूक्लियस, ये नहीं दिख रहा होगा, कलर दूसरा ले लेते हैं। तो इनमें क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस भी पाया जाता है ना।
अच्छा, एक चीज हमें क्या याद रखनी है, जो गार्ड सेल होती है, इन गार्ड सेल की जो इनर वाली लेयर होती है ना, ये तो मोटी होती है, ये वाली लेयर, और ये जो बाहर वाली लेयर होती है ये थिन होती है, पतली होती है। ऐसा इसलिए होता है ताकि गार्ड सेल फ्लैसिड हो सके, है ना, टर्जिड हो सके, इसके लिए इस तरीके का व्यवस्था होती है। तो इस तरीके की जो गार्ड सेल है, जो किडनी शेप है, ये किसमें पाई जाती है, ये डाइकोट प्लांट के स्टोमेटा में पाई जाती है। द्विबीजपत्री पादप, द्विबीजपत्री पादप, इनकी पत्तियों पर जो स्टोमेटा होते हैं, या इनमें जो रंध्र होते हैं, इनमें जो रंध्र होते हैं, इनमें जो स्टोमेटा होते हैं, उनमें गार्ड सेल कैसी होंगी, तो ये गार्ड सेल किडनी शेप है। कैसी है, किडनी शेप है। तो इनको कहते हैं गार्ड सेल। गार्ड सेल, रक्षक कोशिका कैसी होती है, तो ये रक्षक कोशिका कैसी होती है, ये होती है किडनी के आकार की या सेम के आकार की, है ना। तो ये किडनी शेप होती है, वृक्क के आकार की, है ना, किडनी के जैसा इनका शेप होता है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि घास में, घास का मतलब हो गया मोनोकोट, है ना, मोनोकोट मतलब एक बीजपत्री। तो एक बीजपत्री जो पादप है, उनमें गार्ड सेल कैसी होती है, तो देखिए एक बीजपत्री पादपों की गार्ड सेल इस तरीके से डंबल के आकार की होती है। कैसी होती है, जो कसरत करते हैं ना पहलवान, तो कसरत करने वाले जो डंबल यूज करते हैं, तो इस तरीके की इनमें गार्ड सेल, इस तरीके से गार्ड सेल इनके होती हैं। ठीक है, तो इसमें ये गार्ड सेल है। तो एक बीजपत्री या जो मोनोकोट है ना, इनकी गार्ड सेल कैसी है, इनकी डंबल के आकार की है, डंबलाकार होती है। कैसी होती है, डंबलाकार होती है। तो डंबल शेप होंगी किसकी, गार्ड सेल इन ग्रासेस। ग्रासेस का मतलब मोनोकोट, है ना, ग्रासेस का मतलब मोनोकोट। तो आपको यह अंतर समझ में आ गया होगा कि मोनोकोट की गार्ड सेल डंबल की शेप की है, और डाइकोट की गार्ड सेल वो किडनी शेप या वेन शेप की है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके यहां पर दो प्रश्न क्लियर होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4, कॉम्बिनेशन ऑफ गार्ड सेल प्लस सब्सिडरी सेल इज कॉल्ड। यहां पर दो टर्म पूछे गए हैं एक साथ। ठीक है, दो कॉम्बिनेशन हमसे पूछे गए हैं। किस किस के पूछे गए हैं, एक तो पूछा गया है गार्ड सेल और एक पूछा गया है सब्सिडरी सेल। तो गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल ये मिलकर क्या बनाते हैं, मतलब रक्षक कोशिकाएं और सहायक कोशिकाएं। सब्सिडरी सेल का मतलब हो गया सहायक कोशिकाएं, सहायक कोशिका। ठीक है, और गार्ड सेल का मतलब हो गया रक्षक कोशिका। भाई गार्ड को रक्षक ही तो कहते हैं, गार्ड कोशिका, है ना, रक्षक कोशिका और सहायक कोशिका मिलकर क्या बनाती है। इधर देखिए, अपन एक बार फिर से डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। ये किडनी शेप की तो हो गई गार्ड सेल, ठीक है, ये तो हो गई गार्ड सेल, और ये हो गई सहायक कोशिका इसके चारों तरफ, ये हो गई सहायक कोशिका। तो गार्ड सेल, सहायक कोशिका, ये दोनों मिलकर क्या बनाती है, तो ये मिलकर बनाती है स्टोमेटल अपर्चर, है ना, स्टोमेटल अपरेटस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, स्टोमेटल अपरेटस। और यहां पर हम चाहे तो एक चीज और ऐड कर सकते हैं, गार्ड सेल प्लस सब्सिडरी सेल प्लस, यहां पर ऐड कर सकते हैं प्लस स्टोमेटा का पोर, स्टोमेटल पोर, मतलब रक्षक कोशिका प्लस सहायक कोशिका प्लस रंध्र छिद्र, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये स्टोमेटल एपरेटस बनाते हैं। मतलब ये रंध्र उपकरण बनाते हैं, रंध्र उपकरण बनाते हैं, है ना, इसको रंध्र उपकरण कहते हैं। तो रंध्र उपकरण में क्या क्या मिलेगा, तो रंध्र उपकरण में मिलता है गार्ड सेल प्लस सब्सिडरी सेल प्लस स्टोमेटल पोर। ये तीन चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, स्टोमेटल अपर एपरेटस बनाती हैं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को देखें। रूट हेयर आर
रूट हेयर मतलब मूल रोम। मूल रोम कैसे होते हैं, आपको मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में हमने मूल रोम के बारे में चर्चा की थी, तो आप चाहे तो वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाके कंपटीशन सेक्शन और 11th क्लास के सेक्शन के अंदर हमने वो वीडियो रखा है, तो वहां जाके आप वो वाला प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर भी हम थोड़ी सी ये चर्चा कर लेते हैं कि जो रूट हेयर होते हैं ये रूट के कौन से भाग में, रीजन में पाए जाते हैं, या किस भाग में या किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं परिपक्वन क्षेत्र में। परिपक्वन क्षेत्र में ये पाए जाते हैं और ये देखने में इस तरीके के होंगे। और ये कैसे होते हैं, तो ये यूनिसेल्यूलर होते हैं। यूनिसेल्यूलर होते हैं मतलब ये कैसे होते हैं, ये एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय होते हैं, है ना। काम क्या है इनका, एक कोशिकीय होते हैं। ये जल का क्या करते हैं, ये जल का अवशोषण करते हैं। जल का अवशोषण करते हैं मतलब ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दिए गए हैं कि ये जो रूट हेयर है वो कैसे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर, डेड सेल या स्क्लेरेनकाइमेटस। तो डेड सेल और स्क्लेरेनकाइमेटस तो होंगे नहीं, मल्टी सेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर में से इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा यूनिसेल्यूलर। तो इसका राइट आंसर क्या है, यूनिसेल्यूलर। याद रखेंगे रूट हेयर कैसे होते हैं, रूट हेयर यूनिसेल्यूलर होते हैं। लेकिन मल्टी सेल्यूलर वाली कंडीशन कहां मिलती है, तो मल्टी सेल्यूलर होते हैं स्टेम हेयर। याद रखना स्टेम हेयर कैसे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं। और स्टेम हेयर को हम किस नाम से जानते हैं, तो इन्हें हम ट्राइकोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइकोम्स कहते हैं। कहां पाए जाते हैं, ये तने पर पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, ये तने पर पाए जाते हैं। ठीक है। स्टेम हेयर का काम क्या है, तो ये किसको प्रिवेंट करते हैं, तो ये वाष्पोत्सर्जन को रोकने में सहायक होते हैं। वाष्पोत्सर्जन को ये क्या करते हैं, कम करते हैं। वाष्पोत्सर्जन को ये कम करते हैं, ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस को ये कम करते हैं ट्राइकोम्स, है ना। देखिए रूट हेयर पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और ट्राइकोम्स पौधे के अंदर से पानी को बाहर जाने से रोकते हैं। तो इस तरीके से हमने अब चर्चा कर ली है किसके बारे में, रूट हेयर या मूलरोम और स्टेम हेयर या ट्राइकोम्स। तो स्टेम हेयर कैसे हैं, मल्टी सेल्यूलर हैं, और रूट हेयर कैसे हैं, वो यूनिसेल्यूलर हैं। यहां तक आप वीडियो में रुके हो, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक और शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। और संदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आपको इसी तरीके के और इंफॉर्मेटिव वीडियो समय समय पर प्राप्त होते रहें। चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ग्राउंड टिश्यू ऑफ लीव्स इज, पत्तियों का ग्राउंड टिश्यू क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स कहलाता है, पिथ कहलाता है, मीजोफिल कहलाता है, या फिर वेस्कुलर बंडल। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ग्राउंड टिश्यू ऑफ लीफ, देखिए पत्ती में दो एपिडर्मिस होती हैं। एक एपिडर्मिस होती है आउटर एपिडर्मिस या अपर एपिडर्मिस, और एक होती है इनर एपिडर्मिस। तो एक होती है इनर एपिडर्मिस, मैं इस तरीके से बना देता हूं। जैसे अगर अपन डाइकोट की बात कर रहे हैं, तो डाइकोट लीफ में जो लोअर एपिडर्मिस होती है, तो लोअर एपिडर्मिस पर यहां क्या मिलेगा, यहां पर ये स्टोमेटा होंगे। यहां पर क्या होंगे, स्टोमेटा होंगे। ठीक है। अपर एपिडर्मिस के नीचे इस तरीके से सेल्स पाई जाती हैं, इन्हें अपन पेलिसेड टिश्यू कहते हैं। खंभ के आकार की कोशिकाएं होती हैं, और इसके नीचे वाली जो कोशिकाएं हैं, इसके नीचे जो कोशिकाएं हैं वो इस तरीके से गोलाकार कोशिकाएं होती हैं, और इनके बीच बीच में गैप भी पाए जाते हैं, है ना। ये बीच बीच में देखो आपको खाली जगह दिख रही होंगी। तो ये क्या है, ये है अपर एपिडर्मिस, ऊपरी बाह्य त्वचा। और ये क्या है, ये है लोअर एपिडर्मिस, मतलब निचली बाह्य त्वचा। और अब ये पूछ क्या रहे हैं हमसे, ये पूछ रहे हैं ग्राउंड टिश्यू ऑफ लीफ। इन दोनों के बीच के भाग को, इन दोनों के इस बीच वाले भाग को अपन क्या कहते हैं, इसे ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। और इस ग्राउंड टिश्यू को अपन किस नाम से जानते हैं, तो इस ग्राउंड टिश्यू को अपन जानते हैं मीजोफिल के नाम से,
मध्योतक, पर्ण मध्योतक, पत्ती के मध्य का ऊतक, पर्ण मध्योतक, या हम इसे मीजोफिल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मीजोफिल के नाम से जानते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा मीजोफिल। राइट आंसर क्या होगा? मीजोफिल होगा। इसके अलावा इसमें यहां पर ये वेस्कुलर बंडल होगा और इसी तरीके से ये सेल्स और भी हुई है ना, इस तरीके से। इसे कहते हैं पेलिसेड, पेलिसेड टिश्यू, और इसे कहते हैं स्पंजी टिश्यू। ठीक है, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? तो ये दोनों मिलकर बनाते हैं मीजोफिल। इस तरीके से लीफ की अगर अपन काट देखते हैं तो लीफ के अंदर की स्ट्रक्चर इस तरीके से हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो इसमें एक पेलिसेड टिश्यू होगा जो अपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे है, और लोअर एपिडर्मिस से ऊपर है स्पंजी टिश्यू, और इन दोनों को अपन कहते हैं मीजोफिल टिश्यू या फिर इन्हें कहते हैं ग्रानुलो टिश्यू। और इनमें ही क्या पाए जाते हैं? तो इनमें क्लोरोफिल इन्हीं में पाया जाता है ना। तो क्लोरोफिल ये मैं जो बना रहा हूं वो क्लोरोफिल के लिए बना रहा हूं, है ना, इस तरीके से। इसी वजह से पत्तियों का रंग कैसा दिखता है? हरा दिखता है। एक और चीज देखिए, ऊपर की तरफ क्लोरोफिल ज्यादा है संख्या में, और ये सेल्स है ना, ये टाइटली अरेंज्ड है, इनके बीच में कोई गैप नहीं है। तो ये ऊपर का जो कलर होता है वो डार्क होता है हल्का सा, और ये नीचे वाला लाइट रहता है। और लाइट रहने के पीछे रीजन आपको पता है, सेल्स की संख्या देखो कम है और इनके बीच में गैप भी है। इसका मतलब इसमें क्लोरोफिल का नंबर ऑफ क्लोरोफिल कम होंगे, और नंबर ऑफ क्लोरोफिल कम होंगे तो इसीलिए नीचे वाली जो लेयर है लोअर एपिडर्मिस है उसका कलर हल्का सा लाइट होता है, और अपर एपिडर्मिस का कलर थोड़ा सा डार्क होता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपन अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। विच टिश्यू स्टोर्स स्टार्च इन डाइकोट स्टेम? तो द्विबीजपत्री जो तने हैं उनमें स्टार्च किस लेयर में पाया जाता है? स्टार्च कहां पाया जाता है? स्टार्च की बात हो रही है, और किसमें? तो ये डाइकोट, डाइकोट का मतलब हो गया द्विबीजपत्री पादप, है ना, डाइकोट। ठीक है, तो डाइकोट तने में, और इसकी बात हो रही है डाइकोट स्टेम की बात हो रही है। तो डाइकोट स्टेम मतलब द्विबीजपत्री तना, इसकी बात हो रही है। तो वो पूछ रहे हैं कि डाइकोट स्टेम में स्टार्च कहां पाया जाता है? तो हमें याद रखना है जो स्टार्च होता है वो किस में मिलता है? एंडोडर्मिस में मिलता है। यहाँ ऑप्शन में वैसे दे रखा है स्टार्च शीट, तो आपको ध्यान लगाना है। स्टार्च जो है ना, स्टार्च के जो पार्टिकल्स हैं वो किस में पाए जाते हैं? वो एंडोडर्मिस में पाए जाते हैं। स्टेम की एंडोडर्मिस में क्या पाए जाते हैं? स्टार्च के पार्टिकल पाए जाते हैं। देखिए किसकी स्टेम है, सॉरी स्टेम, और एक तरफ मैंने लिख लिया है रूट, है ना, स्टेम और रूट। तो स्टेम के अंदर भी एक एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस यहां भी है, रूट में भी है एंडोडर्मिस। ठीक है, अब इनकी एंडोडर्मिस में जो अपन डिफरेंस करते हैं वो इस तरीके से करते हैं कि यहां पर तो स्टार्च के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, है ना, प्रेजेंट हैं, और यहां पर स्टार्च के पार्टिकल एब्सेंट हैं। ठीक है, नहीं होते। और यहां पर कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं होती हैं, जबकि यहां पर कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती हैं। यहां पर कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती हैं। तो स्टेम की एंडोडर्मिस और रूट की एंडोडर्मिस में आप ये एक अंतर याद रखेंगे, बाकी की चर्चा हम आगे कर लेंगे। लेकिन आपको यहाँ जैसे प्रश्न में आया ना कि स्टार्च कहां मिलता है, तो स्टेम की एंडोडर्मिस में स्टार्च मिलता है, लेकिन याद क्या रखना है, रूट की एंडोडर्मिस में स्टार्च नहीं होता है। तो स्टेम की एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं होती है, जबकि रूट की एंडोस्पर्म में कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है, जिसमें किसका डिपोजिशन रहता है? तो इसमें यह कैस्पेरियन स्ट्रिप इसमें पाया जाता है सुबेरिन। क्या पाया जाता है? सुबेरिन पाया जाता है, सुबेरिन। ठीक है, इस तरीके से आपको ये अंतर भी याद रखना है। ठीक है, ये जितने भी प्रश्न हैं ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन और आंसर हैं, और ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि आपको किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में इससे संबंधित आपको प्रश्न मिल जाएगा। तो आप शिद्दत के साथ वीडियो को पूरा देखते रहें और इनको नोट डाउन जरूर कर लें और इनका बार बार रिवीजन करते रहें। वीडियो को पॉज करें, उसके बाद इनको तरीके से व्यवस्थित तरीके से आप इनको अरेंज कर लें, तो आपका जो स्कोर है वो बहुत अच्छा रहेगा
और आपके सिलेक्शन में ये 4 चांद लगा देंगे प्रश्न, इस तरीके के प्रश्न हैं। ठीक है, अगला प्रश्न अपन देख लेते हैं। वेस्कुलर बंडल्स ऑफ डाइकोट स्टेम, द्विबीजपत्री तने के द्विबीजपत्री तने के संवहनकूल संवहन बंडल या संवहन पूल किस प्रकार से अरेंज्ड रहते हैं या वो किस प्रकार के होते हैं। तो देखिए बात किसकी हो रही है, द्विबीजपत्री की बात हो रही है। अब जब कोई डाइकोट प्लांट है, कैसा प्लांट होगा, डाइकोट प्लांट यदि होगा तो उस डाइकोट प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होगी। क्या होगी, सेकेंडरी ग्रोथ होगी उसमें। और जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो प्लांट का डायमीटर बढ़ेगा, मतलब प्लांट की मोटाई बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, मोटाई बढ़ेगी। अब जब सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, क्या हो रही है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो इसका मतलब सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो उसमें कैम्बियम पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, कैम्बियम, जिसे अपन हिंदी में एधा कहते हैं, ये पाई जाएगी। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है तो कैम्बियम प्रेजेंट होगा। और जब कैम्बियम प्रेजेंट होता है तो ये कैम्बियम इस तरीके से होगा, जैसे ये फ्लोएम है ना, और ये जाइलम है। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो सेल्स पाई जाती है ये कैम्बियम का कार्य करती है। और इसी कैम्बियम की वजह से कौन सी ग्रोथ होती है प्लांट में, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। और जिस प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो प्लांट कैसे होते हैं, वो डाइकोट होते हैं। मोनोकोट प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। तो ऐसा वेस्कुलर बंडल जिसमें एक ही रेडियस पर यहां देखो, ऐसा वेस्कुलर बंडल जिसमें एक ही रेडियस पर फ्लोएम और जाइलम पाए जाते हो और उसमें कैम्बियम पाई जाती हो, तो ऐसे वेस्कुलर बंडल को कोजॉइंट और ओपन वेस्कुलर बंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, कोजॉइंट और ओपन वेस्कुलर बंडल कहते हैं। ये वेस्कुलर बंडल एक तो संयुक्त होते हैं और ये कैसे होते हैं, ये खुले होते हैं। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, संयुक्त का मतलब हो गया एक ही रेडियस पर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट हो। ठीक है, और खुला या ओपन का मतलब हो गया उसमें क्या पाई जाती हो, उसमें कैम्बियम पाई जाती हो। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। यहां पर कुछ और ऑप्शन दिए हैं, हम इनकी चर्चा कर लेते हैं। ये जो रेडियल वेस्कुलर बंडल है इसको कहते हैं अरीय वेस्कुलर बंडल या रेडियल वेस्कुलर बंडल। तो इनका अरेंजमेंट देखो इस तरीके से होता है, जैसे ये एंडोडर्मिस वाला भाग हो गया। ठीक है, अंदर की तरफ इसके ऐसे अलग अलग फ्लोएम हैं, मैं अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट करता हूं इनके, है ना, और ये इसका जाइलम है। तो आप देखिए यहां पर, जैसे मैंने यहां इसको जाइलम मान लेते हैं, इसको फ्लोएम मान लेते हैं, तो देखो यहां से इसकी त्रिज्या पर ये फ्लोएम है और इस त्रिज्या पर जाइलम है, इस त्रिज्या पर फ्लोएम है, फिर जाइलम है, फिर फ्लोएम है, फिर जाइलम है, फिर फ्लोएम है, फिर जाइलम है। तो ये अलग अलग रेडियस पर होंगे, किस पर होंगे, अलग अलग रेडियस पर होंगे। तो हम ऐसे वेस्कुलर बंडल को अरीय या रेडियल वेस्कुलर बंडल कहते हैं। और ये किसमें पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं रूट के अंदर। ये किसमें पाए जाते हैं, तो रेडियल से याद रखो, रेडियल कहां मिलते हैं, रूट में मिलते हैं। रेडियल कहां मिलते हैं, रूट में मिलते हैं। अब दूसरी बात आती है कंजॉइंट और क्लोज्ड, मतलब संयुक्त भी हैं और बंद है। अब जब बंद होगा, है ना, वेस्कुलर बंडल जब बंद होगा तो उसमें क्या एब्सेंट होगा, उसमें कैम्बियम नहीं होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये वेस्कुलर बंडल इस तरीके से होंगे कि इसमें फ्लोएम होगा और जाइलम होगा, लेकिन इनके बीच में कैम्बियम नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कोजॉइंट और ओपन की। इसका मतलब ये खुले प्रकार के हैं, है ना, खुले प्रकार के हैं। तो इसमें कैम्बियम पाई जाती है, और कैम्बियम पाई जाती है तो हम इसका डायग्राम कैसे बना लेंगे, इसमें फ्लोएम होगा और जाइलम होगा।
और फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम पाई जाती है जो सेकेंडरी ग्रोथ में सहायता करती है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर एक ही रेडियस पर फ्लोएम और जाइलम मौजूद है तो हम उसे कोजॉइंट या संयुक्त कहते हैं, और अगर कैम्बियम उपस्थित है तो ओपन कहते हैं, अगर कैम्बियम नहीं है तो क्लोज्ड कहते हैं। अलग अलग रेडियस पर जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जैसे ये जाइलम फिर फ्लोएम फिर जाइलम फिर फ्लोएम फिर जाइलम फिर फ्लोएम फिर जाइलम फिर फ्लोएम, तो हम इसे कहते हैं रेडियल जाइलम फ्लोएम, है ना, रेडियल कहते हैं। तो ये कहां मिलेंगे? तो ये मिलेंगे स्टेम के अंदर। कहां मिलेंगे? स्टेम के अंदर। दो कंडीशन आ जाएंगी, अगर स्टेम डाइकोट का है तो ये वेस्कुलर बंडल कैसे होंगे? ये ओपन टाइप के होंगे, है ना। और अगर ये मोनोकोट का स्टेम है तो ये क्लोज्ड टाइप के होंगे, है ना, लेकिन कोजॉइंट होंगे। ये जो बात स्टार्टेड वाली जो कंडीशन है ये किसमें मिलती है? तो ये मिलती है मोनोकोट स्टेम में। होता क्या है, मोनोकोट के स्टेम में ये वेस्कुलर बंडल इसमें पूरे में बिखरे रहते हैं, है ना, पूरे में इसके ग्राउंड जो टिश्यू है इसमें पूरे में ये बिखरे रहते हैं इस तरीके से। इनका मतलब कोई इस तरीके का अरेंजमेंट नहीं होता है। लेकिन डाइकोट का जो स्टेम होता है, तो डाइकोट के स्टेम में ये किस में पाए जाते हैं? ये एक रिंग के रूप फॉर्म में पाए जाते हैं, जबकि मोनोकोट में ये बिखरे हुए होते हैं। कैसे होते हैं? ये बिखरे हुए होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने किसके बारे में ये चर्चा की है? ये चर्चा की है हमने वेस्कुलर बंडल के बारे में। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? डाइकोट स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो कैसे होंगे? वो होंगे कोजॉइंट एंड ओपन टाइप के। ठीक है, इस तरीके से अपन ने ये देखा। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से ये रिपीट कर दूं, अगर जाइलम और फ्लोएम अलग अलग त्रिज्या पर हों, अलग अलग त्रिज्या पर हों, कौन? जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम अलग अलग त्रिज्या पर हैं, तो हम उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ऐसे वेस्कुलर बंडल को हम रेडियल या अरीयवेस्कुलर बंडल कहते हैं। और ये किसमें पाए जाते हैं? तो ये जड़ में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? जड़ में पाए जाते हैं। और जड़ की भी हम बात करें, जड़ या रूट की बात करें, रूट, तो आपको याद रखना है जो डाइकोट की रूट होगी और मोनोकोट की रूट होगी। ठीक है, मोनोकोट और डाइकोट की जो रूट होगी, द्विबीजपत्री की जो जड़ है उसमें इनकी संख्या होती है 2 से 6 तक, जबकि मोनोकोट में इनकी संख्या होती है 6 से अधिक, 6 से अधिक होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और लिख लें इसे, है ना। रेडियल वेस्कुलर बंडल कहां मिलता है, किस तरीके का होता है, ये आप सब लिख लें। तो जैसे डाइकोट में ये 2 से 6 तक होंगे और मोनोकोट में ये 6 से अधिक होंगे, मोनोकोट में 6 से अधिक होते हैं। तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं अपन? ऐसी कंडीशन को पॉली आर्च कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉली आर्च कंडीशन कहते हैं। पॉली आर्च कंडीशन कहते हैं। पॉली आर्च कंडीशन किस में पाई जाती है? तो आंसर आएगा आपका मोनोकोट में पाई जाती है। और मोनोकोट में भी किसमें? मोनोकोट की रूट में पाई जाती है पॉली आर्च कंडीशन। पॉली आर्च कंडीशन का मतलब क्या है? 6 से अधिक जाइलम और फ्लोएम की व्यवस्था पॉली आर्च कंडीशन कहलाती है। ठीक है, अब आपको कुछ और टर्म याद रखने हैं। जैसे मैंने अभी लिखा डाइकोट में 2 से 6, है ना, और मोनोकोट में 6 से अधिक, मतलब पॉली आर्च कंडीशन। तो हम बात करते हैं किसकी? प्याज की। किसकी बात कर लें? प्याज की बात। मैं कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा। देखो प्याज में क्या कंडीशन होती है? प्याज मोनोकोट में आता है, मोनोकोट में आता है, लेकिन इस हिसाब से प्याज में कंडीशन होनी चाहिए पॉली आर्च, लेकिन इसमें पॉली आर्च कंडीशन नहीं होती है। पॉली आर्च कंडीशन नहीं होगी किसमें? प्याज में, भले ही मोनोकोट में आती है। और इसी तरीके से अपन देखें बरगद। बरगद कैसा है?
डाइकोट है। कैसा है ये? बरगद डाइकोट होता है। ठीक है, अब जब डाइकोट है तो उसमें कंडीशन आनी चाहिए 2 से 6, लेकिन इसमें पॉलीआर्च कंडीशन पाई जाती है। पॉलीआर्च कंडीशन पाई जाती है इसमें, बरगद में भले ही डाइकोट है लेकिन पॉलीआर्च कंडीशन शो करता है। प्याज भले ही मोनोकोट है लेकिन पॉलीआर्च कंडीशन शो नहीं करती है। तो ये अपवाद है, तो इनको आपको याद रखना है ना। तो क्वेश्चन आता है तो आप उसको सही कर पाएंगे। ठीक है, तो एक तो हमने बात इसकी कर ली रेडियल वेस्कुलर बंडल की, तो इस तरीके की कंडीशन होती है। ठीक है, आप चाहो तो इनको भी मैं एक बार रिपीट कर दूं। कोजॉइंट का मतलब होता है ऐसा वेस्कुलर बंडल जिसमें फ्लोएम और जाइलम एक ही रेडियस पर हो। ठीक है, लेकिन उनके बीच में यदि फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम नहीं है तो वो कैसा होगा? क्लोज्ड टाइप का होगा। वहीं पर जब ऐसा वेस्कुलर बंडल जिसमें फ्लोएम और जाइलम एक ही त्रिज्या पर हो, एक ही रेडियस पर हो, तो वो कोजॉइंट कहलाते हैं। लेकिन अगर इसमें बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये याद रखने हैं। ठीक है, और ये जो कैम्बियम वाली व्यवस्था है ये किसमें मिलती है? तो ये तो मिलेगी डाइकोट स्टेम। और ये किसमें मिलेगी? तो ये मिलेगी मोनोकोट में, है ना, क्योंकि मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है तो कैम्बियम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और डाइकोट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो कैम्बियम की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा होगा, और लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज आप एक प्यारा सा कमेंट करना नहीं भूले। कमेंट करने से क्या है, हमें थोड़ा सा हमारा हौसला बढ़ता है और आगे और इसी तरीके के नए वीडियो बनाने के लिए और इंटरेस्टिंग टॉपिक लाने के लिए हम थोड़े से उत्साहित रहते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और कमेंट करना ना भूलें। डाइकोट रूट की बात हो रही है। डाइकोट रूट में जाइलम पैचेज कितने होंगे? डाइकोट रूट की बात है तो जाइलम पैचेज कितने होंगे? देखिए मोर देन 6 तो होंगे नहीं, क्योंकि मोर देन 6 वाली कंडीशन तो किस में मिलती है? मोनोकोट में मिलती है। लेकिन यहां पर बात हो रही है किसकी? डाइकोट रूट की। तो डाइकोट रूट में मैंने अभी बताया था आपको, तो इसका यहां पर राइट आंसर ये लिखा हुआ है 2 से 4। अगर आपको 2 से 6 तक भी लिखा मिल जाए तो ये भी चलेगा, है ना। तो यहाँ 2 से 4 लिखा है तो यहां पर तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, है ना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप किसमें पाई जाती है? अभी अपन ने चर्चा की थी पहले, इससे पहले वाले प्रश्न में, कि कैस्पेरियन स्ट्रिप किसमें पाई जाती है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं एंडोडर्मिस, है ना। तो एंडोडर्मिस, अब एंडोडर्मिस में अपन ऐसे पढ़ लेते हैं कि एंडोडर्मिस तो स्टेम में भी होती है और एंडोडर्मिस किस में होती है? रूट में भी होती है। ठीक है, तो स्टेम की एंडोडर्मिस में तो क्या पाए जाते हैं? स्टार्च के पार्टिकल पाए जाते हैं, जबकि रूट की एंडोडर्मिस में क्या पाई जाती है? कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है। तो यहां पर आंसर क्या आएगा? कैस्पेरियन स्ट्रिप कहां पाई जाती है? कॉर्टेक्स में नहीं, एपिडर्मिस में नहीं, पेरिसाइकल में नहीं, एंडोडर्मिस इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, मोनोकोट रूट जाइलम बंडल नंबर इज। मोनोकोट की जड़ में जाइलम के बंडल कितने होते हैं? मोनोकोट की जड़ की बात हो रही है। मैंने अभी आपको बताया था जो मोनोकोट की जो रूट है, मोनोकोट का मतलब हो गया एक बीजपत्री पादप। कौन सा पादप? एक बीजपत्री पादप। तो एक बीजपत्री पादप में जो संख्या होती है जाइलम और फ्लोएम की, क्योंकि यहां पर रूट की बात हो रही है तो रूट में क्या होगा? जाइलम फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर होंगे, है ना। जाइलम फ्लोएम के रेडियस अलग अलग होंगे। तो इनकी संख्या कितनी होगी? इनकी संख्या होगी 6 से अधिक। और 6 से अधिक वाली कंडीशन को अपन किस नाम से जानते हैं? तो 6 से अधिक वाली कंडीशन को किस नाम से जानते हैं? पॉलीआर्च कंडीशन के नाम से जानते हैं। पॉलीआर्च कंडीशन 6 से अधिक अगर है जाइलम फ्लोएम के पैचेज तो हम उसे पॉलीआर्च कंडीशन कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर
डी होगा। इससे पहले वाले प्रश्न में हमने इसकी डीपली चर्चा की है, ठीक है। और एक बीजपत्री पादपों की रूट में ये पाई जाती है। एक बीजपत्री पादप की जड़ की अपन बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जड़ की। ध्यान रखना, ये कंडीशन जड़ में होती है, स्टेम में नहीं होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट इन, देखो सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट किसमें होगी? डाइकोट रूट में, डाइकोट स्टेम में, मोनोकोट रूट में और ऑल ऑफ दीज। मैंने अभी आपको बताया था कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है? कैम्बियम की जरूरत है। अगर कैम्बियम मौजूद है तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी, और सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो पौधे की मोटाई बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? पौधे की मोटाई बढ़ेगी। तो आप यहां देखिए डाइकोट रूट। अब डाइकोट में पादप जैसे नीम है ना, पीपल है, तो क्या आपने इनको देखा है इनकी जड़ कितनी मोटी होती है, या इनका तना कितना मोटा होता है? खूब सारा मोटा तना है इनका, है ना। या फिर कोई डाइकोट का पौधा है, जैसे सरसों का पौधा है तो उसका तो तना मोटा है, गेहूं के तने को देखो तो वो बिल्कुल पतला है ना। तो डाइकोट रूट और डाइकोट स्टेम, अब इनकी तो मोटाई खूब सारी है ना। जैसे सरसों में भी देख लें अपन, है ना, धतूरे में देख ले, धतूरा, ये इनकी तो मोटाई है। अगर जब मोटाई है तो इसका मतलब इनमें तो कौन सी ग्रोथ हो रही है? सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। और सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब इनमें कैम्बियम उपस्थित है, और कैम्बियम उपस्थित है इसीलिए तो सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। लेकिन किसकी बात करें अपन बात करते हैं मोनोकोट रूट की। अब आप देखो गन्ना, बाजरा, ये मोनोकोट के प्लांट हैं, जैसे गेहूं, है ना। अब इनकी जड़ आपने देखी होगी, इनकी जड़ इस तरीके से रेशेदार होती है ना। अब रेशेदार है, पतली है, इसका मतलब उसकी मोटाई तो बढ़ नहीं रही, और जब मोटाई नहीं बढ़ रही है इसका मतलब हमें यह सोचना होगा कि इसमें कैम्बियम एब्सेंट होगी, इसमें कैम्बियम नहीं होगी। और जब कैम्बियम नहीं है तो फिर इसमें क्या नहीं होगी? तो इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। तो सेकेंडरी ग्रोथ किसमें एब्सेंट होती है? मोनोकोट रूट में एब्सेंट होगी, है ना। मोनोकोट स्टेम भी आ जाए ऑप्शन तो भी सही होगा। मोनोकोट रूट, मोनोकोट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है ना। क्योंकि कभी हो सकता है प्रश्न में ऑप्शन बदल के आ गए। ए पर लिख दिया मोनोकोट स्टेम, बी पर लिख दिया मोनोकोट रूट, सी पर लिख दिया डाइकोट स्टेम, डी पर लिख दिया डाइकोट रूट, और ई पर लिख दिया ए एंड बी बोथ। तब हमारा आंसर ये आएगा सही, है ना। तो इस तरीके से भी वो घुमा सकते हैं। तो आप प्लीज इस तरीके के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और इसे स्किप ना करें। स्किप करने से महत्वपूर्ण जानकारी कभी कभी बीच में छूट जाती है, और फिर क्वेश्चन हमारा आते हुए भी वहां एग्जाम में गलत होता है, तो वो ठीक बात नहीं है। इसलिए आप वीडियो को शिद्दत के साथ और पूरा पेशेंस से देखते रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मोनोकोट तने की हाइपोडर्मिस कैसी होती है? देखो ये सबसे ऊपर की लेयर एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के नीचे की तरफ ये वाली लेयर हाइपोडर्मिस की है। एपिडर्मिस के नीचे क्या पाई जाती है? हाइपोडर्मिस पाई जाती है, हाइपोडर्मिस। अधस त्वचा कहते हैं इसे, अधस त्वचा कहते हैं इसे, और ये सबसे ऊपर है एपिडर्मिस। तो अब बात ये हो रही है कि ये हाइपोडर्मिस, इसमें क्या मिलता है? कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, एरेनकाइमा। एरेनकाइमा को तो हटा ही दो, है ना। कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा को भी हटा दो, ये दोनों तो ऑप्शन नहीं होंगे। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, एक बचा है कोलेनकाइमा और एक बचा है स्क्लेरेनकाइमा। तो अब इसको हम ट्रिक से याद रखेंगे, हो सकता है एग्जाम में कभी भूल जाए। तो हमें क्या याद रखना है? अगर मोनोकोट लिखा हो, मोनोकोट, और एक क्या पूछ रहे हैं अपन? डाइकोट। तो डाइकोट में तो होती है ये कोलेनकाइमेटस। कैसी होती है? कोलेनकाइमेटस। और मोनोकोट में होती है स्क्लेरेनकाइमेटस। तो याद कैसे रखेंगे? मोनोकोट में स्क्लेरेनकाइमेटस और डाइकोट में कोलेनकाइमेटस। तो याद कैसे रखेंगे?
मोनोकोट में स्क्लेरेनकाइमेटस, है ना, और डाइकोट में कोलेनकाइमेटस। अब आपने एक फिजिक्स में एक करंट का टाइप पढ़ा होगा, डीसी करंट, है ना, डीसी करंट, है ना। तो ये डीसी से याद रख लेना, डाइकोट में कोलेनकाइमेटस, डाइकोट की हाइपोडर्मिस कैसी होगी, कोलेनकाइमेटस होगी। और एक हमारे क्रिकेट के बढ़िया खिलाड़ी जिनका नाम था MS धोनी, तो आप ऐसे याद रख लो, एम के साथ एस आएगा, है ना। तो मोनोकोट स्क्लेरेनकाइमेटस, डाइकोट कोलेनकाइमेटस। इस तरीके से ट्रिक से थोड़ा सा याद रख ले, क्योंकि कभी एग्जाम में आ गया और अपन कंफ्यूज हो गए तो क्वेश्चन के गलत होने की संभावना बहुत हो जाएगी। इसीलिए आप इस ट्रिक से याद रख लें, MS धोनी, है ना, MS धोनी। तो एम का मतलब हो गया मोनोकोट, एस का मतलब हो गया स्क्लेरेनकाइमेटस। ऐसे ही डीसी करंट, तो डी का मतलब हो गया डाइकोट, सी का मतलब हो गया कोलेनकाइमेटस। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है हाइपोडर्मिस की। तो हाइपोडर्मिस किसकी, मोनोकोट की, तो MS स्क्लेरेनकाइमा से बनी होगी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इन मोनोकोट स्टेम वेस्कुलर बंडल आर, मोनोकोट जो तने हैं, एक बीज पत्री तने, एक बीज पत्री तने, एक बीज पत्री तने का वेस्कुलर बंडल, संवहन पूल या संवहन बंडल कैसा होगा। अभी बात करी थी अपन ने, एक बीजपत्री पादप में, एक बीजपत्री पादप में कौन सी ग्रोथ नहीं होगी, है, द्वितीयक वृद्धि, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। और सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है तो इसमें क्या नहीं होगी, कैम्बियम नहीं होगी। क्या नहीं होगी, कैम्बियम नहीं होगी। बात किसकी हो रही है, तने की बात हो रही है, स्टेम की बात हो रही है। जब स्टेम की बात होती है तो फ्लोएम और जाइलम सेम रेडियस पर होंगे, सेम रेडियस पर होंगे, मतलब समान त्रिज्या पर, एक ही त्रिज्या पर होंगे, एक ही त्रिज्या पर होंगे। अब जब एक ही त्रिज्या पर होंगे तो ऐसे वेस्कुलर बंडल को हम क्या कहते हैं, ऐसे वेस्कुलर बंडल को हम कहते हैं संयुक्त। क्या कहते हैं, संयुक्त, कोजॉइंट वेस्कुलर बंडल। ठीक है, और कैम्बियम इसमें है नहीं, तो कंडीशन ये आ रही है, देखो बल्कि इसमें फ्लोएम होगा, जाइलम होगा एक ही रेडियस पर, लेकिन कैम्बियम नहीं है। और जब कैम्बियम नहीं है तो इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल को अपन कहते हैं क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। क्या कहते हैं, क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल कहते हैं। ठीक है, अब पूछ क्या रहे हैं कि मोनोकोट तने में वेस्कुलर बंडल कैसे होंगे, तो एक तो कोजॉइंट होंगे और एक कैसे होंगे, क्लोज्ड होंगे। अब दूसरी बात, एक और चीज याद रखें, मोनोकोट का जो स्टेम होता है, इसमें मैंने अभी आपको पहले वाले प्रश्न में बताया था कि इसमें वेस्कुलर बंडल ऐसे बिखरे हुए होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, इस तरीके से बिखर रहे हैं, पूरे में बिखरे हुए होते हैं। तो बिखरे हुए को अपन अंग्रेजी में कहते हैं स्कैटर्ड, है ना, मतलब बिखरे हुए, बिखरे हुए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये है इसका राइट आंसर। तो ये कैसे होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट। फ्लोएम पेरेन्काइमा किसमें नहीं होता है, फ्लोएम पेरेन्काइमा, देखो ये फ्लोएम पेरेन्काइमा, तो देखिए हमारे जो प्लांट है ना, इसमें जटिल ऊतक होते हैं, जटिल ऊतक, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आते हैं जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम हिंदी में देखो कैसे लिखेंगे, जाइलम, और ये किसको लेके जाएगा, तो जल। देखो दोनों जा से शुरू हो रहे हैं, कैसे याद कर लेना। और फ्लोएम, फ्लोएम, और ये किसको लेके जाएगा, ये लेके जाता है फूड को,
इसको लेके जाएगा फूड को। देखो ये दोनों फा से शुरू हो रहे हैं, है ना। तो जाइलम जल प्लस खनिज को लेके जाता है, फ्लोएम फूड को लेके जाता है ना। तो अब ये जाइलम और फ्लोएम होते हैं, इनके एलिमेंट होते हैं अलग अलग इसमें। तो इनमें से वो पूछ रहे हैं फ्लोएम पेरेन्काइमा किसमें नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर आएगा मोनोकॉट स्टेम। एक बीजपत्री के तने में जाइलम पेरेन्काइमा नहीं होगा। पेरेन्काइमा को कहते हैं अपन मृदुतक नहीं होगा, है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्योंकि इनको सेकेंडरी ग्रोथ करनी नहीं है, मोनोकॉट का है तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी नहीं, तो फिर इसकी जरूरत है नहीं, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 को देख लेते हैं। पेलिसेड पेरेन्काइमा इज लोकेटेड ऑन विच साइड ऑफ लीफ। पेलिसेड टिश्यू की बात हो रही है। पेलिसेड टिश्यू कहां मिलता है, तो पेलिसेड पेरेन्काइमा पत्तियों के किस भाग में पाया जाता है? लोअर सरफेस में, अपर सरफेस, एडेक्सियल, इसे अवेक्सियल कहते हैं ना, लोअर को अवेक्सियल कहते हैं। मिड रिम में, एपिडर्मल लेयर में, ठीक है। मैंने अभी आपको डायग्राम बताया था लीफ का। डाइकोट लीफ में एक अपर एपिडर्मिस होती है और एक लोअर एपिडर्मिस होती है, इस तरीके से। लोअर एपिडर्मिस पर स्टोमेटा भी होते हैं। यहां पर मिलता है पेलिसेड टिश्यू में। और पेलिसेड टिश्यू और लोअर एपिडर्मिस के बीच में मिलता है स्पंजी टिश्यू। स्पंजी टिश्यू की सेल्स लूजली अरेंज रहती हैं, तो इनके बीच में स्पेस पाया जाता है। तो अब आप आंसर क्या पूछ रहे हैं, वो पेलिसेड पेरेन्काइमा कहां मिलता है, तो ये है पेलिसेड। ये क्या है, पेलिसेड, और ये क्या है, स्पंजी। तो पेलिसेड कहां मिलता है, अपर एपिडर्मिस के नीचे। तो आंसर क्या आएगा, अपर एपिडर्मिस या एडेक्सियल या अपर सरफेस के नीचे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। स्पंजी पेरेन्काइमा कैरेक्टराइज्ड बाय। स्पंजी पेरेन्काइमा किसका लक्षण है, स्पंजी पेरेन्काइमा किसकी विशेषता है, तो इलोंगेटेड सेल होती है इसकी। मतलब स्पंजी पेरेन्काइमा की विशेषता पूछी गई है तो ये इलोंगेटेड होती है सेल। नॉन इंटरसेल्यूलर स्पेस, लूजली अरेंज्ड विथ एयर स्पेस। अभी हमने इससे पहले डायग्राम बनाया था। तो ये जो स्पंजी पेरेन्काइमा की सेल होती है वो लूजली अरेंज्ड होती हैं और उनके बीच में एयर का गैप पाया जाता है, एयर स्पेस पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ठीक है। वेस्कुलर बंडल इन डाइकोट लीफ इज सराउंडेड बाय। द्विबीजपत्री पत्ती में जो वेस्कुलर बंडल हैं, जो संवहन पूल हैं, वो किससे घिरे होते हैं, एपिडर्मिस से नहीं, एपिडर्मिस से घिरे नहीं होते, एंडोडर्मिस से। ये भी गलत है आंसर, है ना, एंडोडर्मिस। बंडल सीथ इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, बंडल सीथ से घिरे रहते हैं, पिथ से नहीं घिरे होते। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। मतलब जो आपकी लीफ है, डाइकोट लीफ है, इसमें ये जो वेस्कुलर बंडल होता है, इसमें जाइलम फ्लोएम, तो इसके चारों तरफ जो सेल्स पाई जाती हैं इन्हें बंडल सीथ सेल कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, इनको बंडल सीथ सेल कहते हैं। तो बंडल सीथ सेल से घिरा होता है इसका वेस्कुलर बंडल। और वेस्कुलर बंडल का निर्माण किससे होता है, तो वेस्कुलर बंडल का निर्माण होता है जाइलम से और फ्लोएम से मिलकर, ठीक है, जाइलम से और फ्लोएम से, ठीक है। और ये जो लीफ का जो वेस्कुलर बंडल है ना, इसमें कैम्बियम होती नहीं है, ठीक है, आपको याद रखना है, इसमें कैम्बियम नहीं होती है। इसीलिए तो लीफ कहां इतनी मोटी होती है, उसमें कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, बुलीफॉर्म सेल आर फाउंड इन। बुलीफॉर्म कोशिका कहां पाई जाती हैं, बुलीफॉर्म कोशिका कहां पाई जाती हैं, तो डाइकोट लीफ में, मोनोकोट लीफ में, डाइकोट रूट में,
मोनोकॉट स्टेम में। तो देखो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, राइट आंसर होगा इसका मोनोकॉट लीफ। देखिए मोनोकॉट लीफ की जो एपिडर्मिस होती है, इस एपिडर्मिस में बुलीफॉर्म सेल पाई जाती हैं। इस तरीके से मैं यहां बना दूं, जैसे ये बुलीफॉर्म सेल है। तो ये बुलीफॉर्म सेल करती क्या है, जब टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाता है, टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाए, जैसे दिन में 11-12 बजे, 1 बजे, 2 बजे का जो टाइम रहता है, जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है, उस समय ये सेल क्या करती हैं, ये जो मोनोकॉट की लीफ होती है ना, जैसे ये मोनोकॉट की लीफ है, ऐसे मैंने आधी बनाई है, तो ये अंदर की तरफ इस तरीके से मुड़ जाएगी, अंदर की तरफ मुड़ जाएंगी ये सरफेस, तो ये पत्ती बंद हो जाती है। आपने देखा होगा बाजरे की, जब जैसे बारिश नहीं हो रही है और उस समय तेज धूप भी आ रही है, तो बाजरे की पत्ती ऊपर से बंद हो जाती है, ठीक है, और शाम के समय वो फिर खुल जाती है। तो ये मूवमेंट है एक तरीके का, है ना। तो बाजरा किस में आता है, मोनोकॉट में। तो मोनोकॉट की लीफ में ये ढोलक के आकार की बुलीफॉर्म सेल्स पाई जाती है, मोटर सेल भी कहते हैं। एक्चुअल में ये ट्रांसपायरेशन को रोकने का एक प्रभावी तरीका है, ठीक है। तो ये प्लांट में से पानी की क्षति को रोकती है, ठीक है। तो ये है आपका प्रश्न नंबर 19। बुलीफॉर्म सेल हेल्प, ये जो बुलीफॉर्म कोशिकाएं हैं ये किसमें सहायक होती हैं, ट्रांसपायरेशन में, फोटोसिंथेसिस में, वाटर एब्जॉर्प्शन में जड़ करती है, लीफ रोलिंग में, किसमें, लीफ को ये रोल कर देती है, बंद कर देती है, तो लीफ रोलिंग में ये काम आती है। बुलीफॉर्म सेल्स ये हेल्प करती है किसमें, लीफ रोलिंग में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा लीफ रोलिंग, ठीक है। इस तरीके से हमने आज चर्चा की है प्रश्न नंबर 1 से 20 तक। ये एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हम डाइकॉट और मोनोकॉट प्लांट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। इससे आगे के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे हम अगले वीडियो में है। तो आप बने रहिए संदीपनी क्लासेस के साथ और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। एक बात यह है कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, और जब आप कमेंट करेंगे अपनी कुछ क्वेरी है उनको पूछ सकते हैं, और मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है ये बता सकते हैं, ठीक है। तो संदीपनी क्लासेस के साथ बने रहिए और इसी तरीके के और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहिए। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।